ये ममता बानो, जिसका एक प्रकार से दुर्दांत अपराधी जैसे कोई होता है, आतताई होता है, उस प्रकार की ये राक्षसी रही है बंगाल में। और मैं थोड़ा कुछ गंभीर बातें करूंगा इस महिला के विषय में, जो राजनीतिक समझ जो लोग रखते हैं और हमारा जो मीडिया है और समाज में भी कुछ विचित्र प्राणी है, जिनमें कम्युनिस्ट भी हैं, जिनमें हिंदू द्रोही भी हैं, जिनमें मियाँ भी हैं, जिनमें ईसाई भी हैं। तो सब लोगों के बीच में राजनीति की क्या समझ होती है? ममता बानो ने अपनी युवावस्था कहिए, उसमें ये जयप्रकाश नारायण जो अपने समय के सर्वाधिक सम्मानित नेता थे, विशेषकर 70 के दशक में, क्योंकि 60 के दशक में जब नेहरू चले गए, उसके बाद में शास्त्री जी चले गए, लोहिया जी चले गए, तो उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जितना बड़ा व्यक्तित्व दूसरा नहीं था। उनकी गाड़ी के बोनट पर यह जो है ममता बानो चढ़ गई और उस दिन से इसी प्रकार की उसकी राजनीति रही। मतलब सड़क पे कूद जाना, किसी से झगड़ा कर लेना, थाने में घुस जाना, हंगामा करना। और ये जो प्रवृत्ति है किसी नेता की, मैं मानता हूं कि इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसको कहीं से भी प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे इस प्रकार का एक संस्करण हमारे यहां बन गया राजनीति, जैसे लालू यादव, अजीबोगरीब मुद्रा में बोलना, अपने आप को विद्रूप साबित करना, व्यंग विद्रूप का चरित्र बन जाना, और एक समाज के हिस्से में इसी की प्रशंसा की जा रही थी, सराहना की जा रही थी कि अरे क्या ओरिजिनल पीस है। जैसे ओरिजिनल का मतलब हो गया कि जो कुछ बेकार सी बात करेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये लालू यादव, इसी प्रकार के और भी नेता आपको देखने को मिल जाएंगे। और चूंकि तमिलनाडु हमारे से दूर है, इसलिए तमिलनाडु के विषय में हम कम जानकारी रखते हैं, परंतु आपको पता होगा कि तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है भारत का जहां पर सत्ताधारी पार्टी का नेता और विपक्ष का नेता कभी एक साथ आपको बैठे हुए नहीं मिले होंगे, तो मिलते ही नहीं। क्योंकि यदि साथ बैठ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे की हत्या करने का प्रयत्न करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब जयललिता जीती तो करुणानिधि की जो मुंड पहनते हैं, मुंड जिसको धोती हम कहते हैं, वो धोती उतार ली गई थी। और उसी प्रकार से जब करुणानिधि जीते तो जयललिता के साथ इतनी अभद्रता हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे यहां मीडिया में और लोगों के बीच में इसकी सराहना होती है, इसको बढ़ाया जाता है, और मैं समझता हूं हम लोगों को इसी की घोर निंदा करनी चाहिए। तो ममता बानो ने राजनीति के जिस स्वरूप का अनुसरण किया, चाहे बाद में देखिए टाटा को जमीन देने की बात है, वहां कूद गई, गोलियां चल गई, बहुत किसान मारे गए, व्यर्थ का प्रलाप किया इस राक्षसी ने। और उसके बाद से तो आपको, जिन लोगों को पता होगा, याद होगा कि जब कम्युनिस्ट का शासन था बंगाल में और ममता बानो सांसद हो गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनी, उस समय घटना है कि संसद में इस महिला ने बहुत शोर शराबा किया, बहुत हंगामा खड़ा किया कि बांग्लादेशी आ रहे हैं हमारे यहाँ, और जो बांग्लादेशी मियाँ हैं उनको कम्युनिस्ट जो है वोटर बनाते हैं, और उसके विरुद्ध कहा कि केंद्र सरकार जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ये वो ममता बानो थी। परंतु जीतने के बाद उसका सबसे विश्वसनीय, जिसके आधार पर ये राक्षसी जीतती रही, वो जो वोट बैंक था वो बांग्लादेशी मियाँ का था। और उस मियाँ के समर्थन से इस राक्षसी ने जो हिंसा का तांडव किया, नंगा नृत्य किया, उसके उदाहरण या उस प्रकार के उदाहरण भारतवर्ष में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो मुझे याद नहीं है कि पिछले 15 वर्षों में अपने प्रदेश की जनता, विशेषकर हिंदू जनता, इतनी प्रताड़ित हुई हो जो ममता बानो ने किया। और मैं समझता हूं कि ममता बानो की जो प्रमुख दो भूलें हैं, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो क्या है? तो एक पर मैंने चर्चा कर दी कि एक अभद्र
तौर तरीके की राजनीति, ये पहली बहुत बड़ी गलती है। लोग इसको माने ना माने, लेकिन लंबे समय में लोग इसको समझ जाते हैं, भांप जाते हैं और फिर उसको उठाकर फेंक देते हैं। दूसरी जो भूल है वो है कि पूरी शक्ति अपने परिवार तक सीमित रखना। तमिलनाडु में फिर मैं जाऊंगा, ये जो करुणानिधि का बेटा स्टालिन और स्टालिन का बेटा उदयनिधि मारो, आपको जानकारी होगी कि स्टालिन का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले कई सालों से, और उसको ये आशंका थी कि पता नहीं मैं कैसा रहूंगा नहीं रहूंगा, तो अपने जीवन काल में ही, सक्रिय जीवन काल में, अपने बेटे को मुख्यमंत्री देखना चाहता था। और वही कारण है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया उस समय, तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब आप सोच के देखिए कि डीएमके बड़ी पुरानी पार्टी अपेक्षाकृत, उसमें न जाने कितने सैकड़ों और हजारों नेता होंगे, परंतु आपको उत्तराधिकार के प्रश्न पर कोई और नहीं दिखा। तो ये सर्वनाश का दूसरा कारण बनता है इस प्रकार की पार्टियों में। आप यदि दृष्टि डालें पूरे देश पर तो आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो आपको ये मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, शेख अब्दुल्ला का पोता, इस प्रकार के आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो जो ममता बनर्जी अपनी सादगी और ये कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, 30 रुपए की साड़ी पहनती हूं, 10 रुपए की चप्पल पहनती हूं, ये जो नाटक नौटंकी की और जनता में एक छवि बनी, उस छवि का सत्यानाश कर दिया। उसने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बना। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंगाल के एक बहुत बड़े नेता थे, द्विवेदी जी या त्रिवेदी जी उनका नाम है संभवतः, और वो ममता बनर्जी की पार्टी में थे। बड़े सम्मानजनक व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी से उन्होंने सिर्फ इसलिए त्याग पत्र दिया कि उनके समक्ष बहुत छोटा सा बालक, जो अभिषेक है, जिसको आप अपनी भाषा में शेख कह सकते हैं, जैसे ममता बानो है वैसे ये शेख है, तो अपने भतीजे शेख को ममता बानो ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब ये जो उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बात हुई, और आप ये भी समझ लीजिए कि ममता बानो ने जिस प्रकार का संघर्ष किया है, जिस प्रकार की कठिनाइयां जीवन में देखी हैं, कहते हैं कि बहुत ही साधारण परिवार की महिला रही है, ये काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, अपने संभवतः भाई बहनों को देखती भी थी। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति नेता बना हो, उसकी जो सारी छवि थी वो धूमिल हो गई। और साथ ही जो ये शेख उसका भतीजा है, ये शेख ने क्या किया, शेख को सब कुछ मिला पालने में, उसको किसी काम के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, न उसका प्रशिक्षण वैसा हुआ, तो वो उससे भी बड़ा, ममता बानो से भी बड़ा आतताई हो गया। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, परंतु मुझे आशा है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने एक वीडियो देखा होगा इस शेख का, ये जो मौलाना शेख है उसका भतीजा, उसका। एक बार अभी कुछ महीने पहले की बात है, संभवतः 1 या 1.5 साल पहले की बात है, कि वो कलकत्ता से बाहर किसी जगह वो कई गाड़ियों के साथ श्रृंखला में जा रहा था, और सड़क किनारे से किसी ने आवाज दे दी, चोर है चोर है। ये शेख जो है, इसने गाड़ी रुकवा दी और गुंडे की तरह उस गाड़ी में से उतरा और दौड़ता हुआ अपने साथ जितने भी उसके जो चेले होंगे या उसके सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो सब दौड़ने लगे और वो ढूंढने लगा उस आदमी को कि निकलो, तुम कहां हो। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई नेता हो सकता है, इतना बड़ा अत्याचारी। और ये तो जो मैं कह रहा हूं ये झलक है। उसने जिस भाषा का प्रयोग किया था अमित शाह के लिए, गृह मंत्री के लिए, कि तुम यहां आओ तो तुमको मैं दिखाता हूं, दिल्ली को मैं दिखा दूंगा, 4 जून तो आने दो, 4 जून तो आने दो, या 4 मई, यह व्यक्ति। अच्छा, उसके बाद देखिए ये था कौन, तो इसने अपना एक स्वरूप गढ़ा जिसको कहते हैं डॉन, यह डॉन हो गया, ये माफिया हो गया।
इसने जो फेरी लगाने वाले लोग हैं, खोंचा लगाने वाले लोग हैं, उन सबसे हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया और सारी वसूली का जो परसेंटेज है वो इसकी जेब में जाता था। हजारों हजार करोड़ रुपए इसने कमाए और इसके जितने साथ के लोग थे सारे एक पर एक डकैत, एक पर एक छिनैत और एक से एक माफिया, जिनमें सबसे ऊपर जिसका नाम है उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर इतना बड़ा बदमाश आदमी था कि इसी ने, आपको स्मरण होगा कि जेपी नड्डा पर आक्रमण करवा दिया था, गाड़ियों पर, सीबीआई पर आक्रमण करवा दिया था, आईबी पर आक्रमण करा दिया था, ईडी पर आक्रमण करवा दिया। ये जहांगीर ने। आज वही जहांगीर, आपको पता होगा कि अपनी जान बचाने के लिए चोर की भांति भारत से भागकर नेपाल जा रहा था और भारत नेपाल सीमा पर उसको दबोच लिया गया। ये एक समझने की बात यहां यह भी है कि जो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, देशद्रोही हैं, ये नेपाल क्यों भागते हैं? क्योंकि नेपाल में कहीं ना कहीं आशा होती है संरक्षण की। यह अपने आप में बहुत जटिल विषय है और इस पर हम किसी दिन अलग से विमर्श करेंगे। तो वहां इस जहांगीर को पकड़ लिया गया। तो आप समझ सकते हैं जो शेख है ये मियां कैसा आदमी है ये। अब हुआ क्या कि पार्टी में जो लंबे समय तक शीर्ष पे बैठी ममता बानो, उसको लगने लगा कि वो अजेय है, वो कभी परास्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो मियाइन है, वो नमाज पढ़ती है, वो उसी तरह का वस्त्र पहन लेती जैसे मियाइनें पहनती हैं और मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ती है, काबा मदीना के गीत गाती है और हिंदुओं को मंच से काफिर कहती है, हिंदुओं को डांटती है, हिंदुओं कहती है कि तुम काफिर सुधर जाओ। और पिछले चुनाव में तो उसने यहां तक कह दिया ममता बानो ने कि मैं हूं कि काफिर तुम बचे हुए हो, नहीं तो मुसलमान तुमको जब चाहेंगे चुटकी से उड़ा देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। हम और आप कल्पना कर सकते हैं कि आरजी कर का मामला कैसे रफा दफा कर दिया गया। एक किशोरी कन्या, एक मेडिकल की छात्रा, उसका भीषण बलात्कार और उसके बाद बलात्कारियों के पक्ष में ममता बानो, संदेश खाली में। और अभी इस चुनाव के समय में क्या हुआ कि कहा जाता है कि 4 मई के लिए अनेक गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, पता नहीं होटल बुक थे हिंदू लड़कियों के बलात्कार के लिए। ये अकल्पनीय है कि यदि ये ममता बानो इस बार जीतती तो क्या होता हिंदुओं के साथ। हम एक दूसरे कश्मीर की पुनरावृत्ति देखते अपनी आंखों से। तो यही कारण है कि ज्वालामुखी फूट गया। जिस प्रकार का प्रचंड, कहिए कि वहां पर उद्गार लोगों ने व्यक्त किया है, उभार आया है हिंदुओं का, वो अभूतपूर्व है भारत देश के लिए। इतने चुनाव होते हैं, इतने लोग हारते हैं। आज 9 जून को मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही के दिन पिछले महीने 9 मई को शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण हुआ था। ठीक 30 दिन हुए हैं। इस 30 दिन में देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से चला है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली विधानसभा में, 62 विधायक उड़ गए। 62 विधायकों ने यह कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस हैं और ममता बानो और उसके भतीजे को दूध की मक्खी की तरह पार्टी ने फेंक दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं इसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह है कि ममता बानो की पार्टी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो उसका जो चुनाव चिन्ह है उस पर उसका अधिकार नहीं होगा। अर्थात ममता बानो की कोई और पार्टी होगी और उसका कोई भरोसा नहीं कि उसके पीछे कितने लोग होंगे। इस बीच में क्या हुआ कि ममता बानो ने सोचा कि दिल्ली चलते हैं और अपने सांसदों को बचा लेते हैं। अब देखिए, ममता बानो दिल्ली में है, उसका जो शेख भतीजा है वो दिल्ली में है,
और उन लोगों की नाक के नीचे 29 जो लोकसभा के सांसद हैं, उनमें से 21 ने हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर ओम बिरला महोदय को कह दिया कि भाई हम तृणमूल कांग्रेस हैं, और बाकी को यहां भी उसी तरह से निकाल फेंका गया। आज वो खुलेआम एनडीए में शामिल होने की बात कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ये ममता बानो की दुर्गति हो गई, किस मानसिक पीड़ा से वो गुजर रही होगी राक्षसी, या उसका भतीजा शेख। इसके विषय में हम और आप केवल सोच सकते हैं। अब आगे देखिए, जिन मियाओं पर ममता बानो ने इतना भरोसा किया कि हिंदुओं को 2 टके का नहीं समझा, हिंदुओं को मारा, कूटा, पीटा, हजारों हजार का बजट रखा मियां के लिए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 62 जो विधायक गए हैं उनमें अधिकतर मियां हैं। अर्थात मियां जो है, जहाज डूबता है तो चूहे की भांति सबसे पहले उड़कर भागता है, और मियां वो है जो अपने बाप का नहीं है। ममता बानो का कहां से होगा? एक व्यक्ति है कलकत्ता का मेयर, वो भी भारत के इतिहास में विचित्र कथा है। एक मियां को ममता बानो ने मेयर बना दिया कलकत्ता का, और वो ममता बानो के कैबिनेट में मंत्री भी था। अर्थात उसके पास 2 पद थे, और वो रात दिन समझिए कि विश्वमन करता था, आग बरसाता था। वो क्या कहता था? वो कहता था उर्दू में बोलो, उर्दू में, बंगला उंगला हमें कुछ नहीं मालूम, और जगह जगह उसने उर्दू लिखवा दी। कलकत्ता का मेयर था। आप सोचिए उस समय ममता बानो को या उसके भतीजे शेख को बुरा नहीं लगा कि बांग्ला भाषा को उसने जूते के नीचे रौंद दिया था, और वह व्यक्ति मेयर भागने में सबसे आगे निकला। वो भाग गया, मेयर के पद से उसने त्याग पत्र दे दिया। अब वो ममता बानो को ठेंगा दिखाकर निकल गया। इसके बाद जितने पार्षद हैं, पंचायत हैं, उन सब में भी लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि भाग क्यों रहे, मियां क्यों भाग रहे? वो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं क्या? नहीं, वो अपने प्राण बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि किया तो उन्होंने कुकृत्य है, किया है अत्याचार। अब उसकी होगी जांच, जांच में वो फंसेंगे। जैसे जहांगीर खान को लटका दिया, ऊपर से पकड़ लिया, टांग लिया पुलिस ने, वैसे ही इन सब मियां का हिसाब होगा। अब वो अपने प्राण बचाने के लिए ममता बानो से सब दूरी बना रहे हैं। शेख जो है, ये मौलाना शेख, उसका भतीजा, उससे दूरी बना रहे हैं। जैसे ये दोनों अब मियां के लिए अछूत हो गए, हिंदुओं के लिए तो छोड़ दीजिए। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि ममता बानो के विरुद्ध और ये मियां शेख के विरुद्ध बंगाल में भयंकर वातावरण था। और आज जो ये सांसद हैं या विधायक हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम लोग कितने परेशान थे यहां पर। आप स्मरण कीजिए उत्तर प्रदेश में मायावती को। मायावती ऊंचाई पर बैठने वाली एक महिला थी मुख्यमंत्री के रूप में। बड़े बड़े लोग नीचे आकर बैठते थे, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है। मायावती ने अपने समय में लोगों का सम्मान नहीं किया। तो आपको कुछ दिन तो लोग इसका सहन कर सकते हैं, लंबे समय तक आपका सहन नहीं करेंगे। और यही कारण हुआ कि मायावती उसके बाद से कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। उनके भी जो लोग थे अच्छे अच्छे, वो छोड़ के चले गए मायावती को। राजनीति में धर्म को जो नहीं समझता, अपने आचरण पर जो ध्यान नहीं देता, उसकी यही दुर्गति होती है जो ममता बानो की हुई है और उसके भतीजे शेख की हुई है। यह बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी शिक्षा है। ये भाजपा तक के लिए भी शिक्षा है। और भाजपा के लिए तो एक बात और स्पष्ट हो रही है कि यदि भाजपा चाहती मन से तो 2021 में ही बंगाल जीत सकती थी। ऐसा कोई कारण नहीं था जो 26 में कारण था, 21 में नहीं था। लोग तो उतने ही उबे हुए थे ममता बानो से जितने आज उबे हुए, लेकिन भाजपा ने वो काम नहीं किया। भाजपा ने ममता बानो को कोई दंड नहीं दिया। अभी भी मैं क्या कह रहा हूं,
मेरा कहना यह है कि ईश्वर ने उसको दंड दिया है, ये कर्म फल है जो लौट कर आया है। हम धर्मनिष्ठ हिंदू हैं, हिंदू धर्म में हमारा अटूट विश्वास है, पुनर्जन्म और ये कर्म का जो फल होता है उसमें हमें विश्वास है। और उसने दंड दिया है ममता बानो को, उसने दंड दिया है उसके भतीजे शेख को, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी दंड नहीं दिया। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार का अत्याचार हिंदुओं के विरुद्ध ममता बानो ने किया, उसके भतीजे शेख ने किया, आज उसको यदि फांसी नहीं हो तो कम से कम जेल में उन दोनों को होना चाहिए। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। वो बैठ के यही देखती रहेगी कि जनता बदला ले ले, उनके अपने सांसद बदला ले लें, विधायक बदला ले लें, कॉर्पोरेटर्स बदला ले लें, ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे सामने प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सोनिया को देख लीजिए, ये ईसाई सोनिया ने क्या क्या नहीं किया है, कौन कौन से गुल नहीं खिलाए और क्या क्या नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी। उसका जो बेटा है ईसाई हिंदू द्रोही राहुल, उसके बारे में क्या क्या नहीं पता। हमको आपको पता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं पता होगा। वो रात दिन आग उगलता है, विश्व भ्रमण करता है, सारे देश में आग लगाने की बात करता है, परंतु उसको कोई दंड नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं उसके माथे में, उसके मन में ये बात घर कर गई है कि उसको कोई दंड नहीं दे सकता, वो इस दंड के विधान से ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ममता बानो को और उसके भतीजे शेख को अपने किए का फल परमात्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। परमेश्वर का जो विधान है उसके तदनुरूप मिल रहा है, या उसका कर्म फल है। पार्टी तिनके की तरह बिखर गई। भारत के इतिहास में इतनी पार्टियां हारी हैं, लेकिन 30 दिन न बीते और वो पार्टी खंड खंड होकर नष्ट हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है अंदर से कि ममता बानो और उसका भतीजा शेख, इन दोनों का हो सकता है मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से हृदय की टूटन हो, मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही हो, यंत्रणा के दौर से गुजर रहे हो दोनों। और हो सकता है कि कभी ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के साथ। क्योंकि इन दोनों ने साथ सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ऐसी स्थिति होगी। कल दिल्ली में इंडी अलायंस की बैठक में ममता बानो बैठी थी और उसी के समानांतर उसकी पार्टी टूट रही थी और सारे सांसद पत्र लिखकर दे रहे थे। तो मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में सबको समझने के लिए अपना आचरण कैसा हो, यदि आप राजनीति करते भी हैं तो उसमें कुछ शिष्टाचार है कि नहीं, आचरण उच्च है कि नहीं, श्रेष्ठ है कि नहीं, आपके विचार कैसे हैं, आप जनता को मनुष्य मानते हैं कि नहीं। यह यूरोपीय संस्करण है, ईसाइयों का संस्करण है। जहां जो सत्ता में होता है, शासक होता है, वो जनता को मनुष्य नहीं समझता, वो रोदता है। इसीलिए वहां ईसाइयत हुई, उसके बाद वहीं पे कम्युनिज्म आया और उन दोनों ने यही धंधा किया। और तीसरा जो वो धंधा करता है वो मियां है। अभी आप देख लीजिए पीओजेके में क्या हो रहा है। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली समझ करके पाकिस्तानी फौज गोलियां बरसा रही है और लोग वैसे मर रहे हैं, काटे जा रहे हैं जैसे गाजर मूली। लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है, उसके अनुरूप आपका आचरण है कि नहीं। यदि आप लंबे रेस के घोड़े हैं, यदि आप भारतीय राजनीति में रहना चाहते हैं, तो आपके आचरण की स्क्रीनिंग होगी, हम और आप सभी देखते रहेंगे। इसलिए आप चेत जाइए, आप समझ जाइए, तो सबसे अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा आपकी कैसी दुर्गति होगी इसकी कल्पना हमने और आपने नहीं की है। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।